देखो आज हम लोग ना पॉलिटी का सेकंड चैप्टर या फिर एक ही यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तुम्हारा फेडरलिज्म ना। फेडरलिज्म को हम लोग ऐसे नॉर्मली अगर मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी भाषा में समझना चाहूंगा। मुझे बताओ फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। बताओ। भैया कुछ याद है। हाँ। फेडरलिज्म का मतलब होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, भाईचारा। क्या होता है, भाईचारा। अच्छा मुझे, भाईचारा। हाँ भाईचारा, कि ताकि तुम कुछ करो हम थोड़ा करें फिर उसके बाद एक साथ आगे बढ़ो। और अगर मान लो कि अगर मैंने इसी के साथ लगा दिया फेडरल स्टेट, तो मुझे बताओ किनके बीच में भाईचारा है। स्टेटों के बीच में। स्टेटों के बीच में है ना। चाहे वो तुम्हारा उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तुम्हारा राजस्थान हो, चाहे वो तुम्हारा मध्य प्रदेश हो, चाहे वो तुम्हारा गुजरात हो, चाहे वो तुम्हारा छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे तुम्हारा हिमाचल प्रदेश हो, चाहे तुम्हारा ये क्या कहते हैं पंजाब हो, हरियाणा हो, है ना। फिर चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो भी स्टेट हो, है ना, या फिर जो भी यूनियन टेरिटरी हो, उनके बीच में क्या फेडरल की मीनिंग आ रही है ना। उन फेडरल के आने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, है ना। और हमको क्या क्या समझने को मिल रहा है। इतनी डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, इतनी मतलब क्या कहते हैं हमारे इंडिया में 22 टोटल लैंग्वेज है जो तुम्हारी क्या कहते हैं ऑफिशियल ही लैंग्वेज है, जिनसे मतलब है कि आप अपना काम करा सकते हो। भले चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, लेकिन अगर आपने कोई भी काम कराना है, अगर आप मध्य प्रदेश में हो, आप चाह रहे हो कि हमारे हिंदी भाषा में हो, तो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होने के बाद भी हमारे पास कुछ 600 700 800 ऐसे कुछ मतलब रीजनल लैंग्वेज भी हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी मतलब हर एक चीज में। वो एथनिक्स को भी लेकर हो सकती है ना, एथनिक्स को भी लेकर हो सकती है, फूड को भी ले सकती है, सारी चीजों को लेकर हो सकती है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग फेडरल है। तो इस फेडरलिटी की जो तुम्हारा मतलब है, जो तुम्हारा जो चल रहा है, जो आज के टाइम हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग साउथ वालों को भी अपने इंडिया बोलते हैं, साउथ वाले नॉर्थ वाले को भी इंडिया बोलते हैं, है ना। भले आपस में कल्चर डिफरेंट है, सारी चीजें डिफरेंट, फूड क्यूजिन डिफरेंट, सब डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उसके बाद ये हम लोग इतना फेडरल इस तरीके से क्यों रहते हैं। तो एक इसकी हिस्ट्री, इसका प्रेजेंट, और हम अपना फ्यूचर गेस करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग और थोड़ा प्रोडक्टिव होंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो मुझे बताओ चैप्टर का मतलब एक छोटा सा इंट्रो देने के लिए इतना काफी है, फिर और अच्छे से तुम। काफी है भैया। काफी है। तो चलो ठीक है, अब आओ एक एक करके पढ़ते हैं इस चैप्टर की लाइन को, और हम समझेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, और चैप्टर हमसे क्या चाह रहा है कि हम ये चीज इंप्रूव करें अपने अंदर। पढ़ो। In the previous chapter, we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major form of power sharing in modern डेमोक्रेसी। democracy. अब मुझे बताओ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या थी। चार टाइप की हमने फॉर्म ऑफ पढ़ी थी ना पावर शेयरिंग। एक हाँ। हॉरिजेंटल थी, एक तुम्हारी क्या कहते हैं वर्टिकल थी, हाँ? वर्टिकल थी। एक तुम्हारी कम्युनिटी उस बेस थी, है ना, ये इन सारी चीजों पे बेस थी। तो मुझे बताओ, अगर मैं उनमें से वर्टिकल डिवीजन की बात करूंगा, तो वर्टिकल डिवीजन पावर शेयरिंग में किसके बारे में बात की गई थी। भैया वो लेवल्स के बारे में था। हाँ लेवल्स के बारे में बात की गई थी, लेकिन सबसे ऊपर लेवल किसका होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, वेरी गुड। और फिर उसके बाद जो ठीक। नीचे नीचे जो गवर्नमेंट इनके काम कर रही होगी वो कौन सी हो। स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट होगी। और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कौन काम कर रहे होंगे, या तो म्युनिसिपल कोर्ट, या तो म्युनिसिपल, या फिर पंचायत, है ना। ये चीज है। याद आ गया कि नहीं आता क्या। तो ये जो तुम्हारा हाँ। डिवीजन ऑफ पावर है कि कुछ पावर पंचायत के पास होगी, कुछ पावर म्युनिसिपल के पास होगी, फिर इन दोनों से ज्यादा पावर थोड़ी स्टेट के पास होगी, और स्टेट से भी ज्यादा पावर तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। तो ये जो तुम्हारी पावर शेयरिंग है ना, ये क्या है तुम्हारी पावर शेयरिंग की, कुछ काम वो करोगे कुछ हम करेंगे। तो ये पावर शेयरिंग तुम्हारी बेसिकली कैसी है, वर्टिकल शेयरिंग है। कैसी है तुम्हारी, ये तुम्हारी वर्टिकल शेयरिंग है ना। तो ये चीज हो गया। अच्छा मान लो तुम्हारे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लो कि तुम्हारा सेंट्रल के नीचे स्टेट आता है, स्टेट के अंदर म्युनिसिपल और पंचायत आता है।
और मान लो कि सेंट्रल में अगर तुम्हारी बीजेपी की गवर्नमेंट है और किसी स्टेट में भी तुम्हारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा मदद करेगा rather than वहां जहाँ तुम्हारी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ऐसा लगता है तुम्हें? कर भी सकते हैं भैया, नहीं। है ना, कर भी सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता, या फिर क्या क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबली, ये सारी जो चीजें हैं। तो उसके लिए स्टेट और स्टेट अपने आप को हाथ मिलाते हैं कि देखो हमको एक साथ चलना है, भले चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जिसकी बने, चाहे जो चीज बने, है ना। तो और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें इसके बारे में लिख रखी है ना। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सी है ना ये चीजें, चलो पढ़ो। In this chapter, we focus on this form of power sharing, which is most commonly referred to as federalism. ना, इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग कि ये जो फॉर्म ऑफ पावर है इसके बारे में और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, है ना। कि मतलब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, कि तुम्हारी म्युनिसिपल पार्टी भी है, मतलब म्युनिसिपल भी है, म्युनिसिपलिटी भी है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पंचायत भी है, स्टेट भी है। लेकिन अगर जैसे मैं वर्टिकल शेयरिंग की बात करता हूँ, तो अगर वर्टिकल शेयरिंग में अभी इतना याद रखना कि एक मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बोला मैंने स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे अंडर काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और स्टेट हमारे पास 28 है ना। तो वो 28 के 28 बात मान रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये किस तरीके की पावर शेयरिंग के बारे में बता रहा है, तो वो उसको हम लोग ज्यादातर बोल देते हैं फेडरलिज्म, है ना, एक भाईचारे की तरीके से। हाँ, तो वो अभी देखते हैं इसके बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है और क्या क्या चीजें आएंगी, पढ़ो बेटा। We begin by describing federalism in general terms. The rest जनरल of the टर्म्स। chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. है ना, चेक करेंगे कि मतलब जब स्टेट स्टेट एक साथ मिलकर आते हैं, तब हमारे देश में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें नहीं हुई, है ना। तो उसका पहले हम लोग टर्म समझने की कोशिश करेंगे फेडरलिज्म का, फिर ये भी जानेंगे कि जो भी तुम्हारी फेडरलिज्म से रिलेटेड प्रैक्टिसेस होती हुई आ रही है हमारे इंडिया में, है ना, कि जो हम लोग कहते हैं कि हम भाईचारा है, तो भाईचारा कैसे निभा रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो उसकी प्रैक्टिस को देखेंगे, है ना, उनकी थ्योरीज को देखेंगे कि थ्योरी एक्चुअली में बोलती क्या है तुम्हारी फेडरलिज्म के बारे में। इसको पढ़ो। A decision of the federal constitutional provides is प्रोविजन। followed by an analysis of the policy and politics that has strengthened fe- अब देखो क्या federalism बोल रहा है in कि जो भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में फेडरल के बारे में बोला गया है ना, और जो भी उस चीज से रिलेटेड हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है उनकी पॉलिसीज को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर, है ना, उससे क्या होता है, अगर मान लो कि अगर हम किसी चीज को लेकर डिस्कशन करेंगे, है ना, उसकी पॉलिसीज के बारे में जानेंगे, कुछ भी हो, जैसे मान लो कि हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं, और साइंस में अगर हम कंटेंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक वैसे अगर जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे एक भारत है, तो भारत में भारतीय अपने आप को गर्व महसूस करे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज चल रही हैं या फिर जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, अगर उसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा, है ना, अगर एनालिसिस किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारे बीच आपस के बीच में जितने भी स्टेट है उनके बीच में तुम्हारा क्या कहते हैं फेडरलिज्म जो है, जो प्रैक्टिस की जा रही है, जो भाईचारा जो प्रैक्टिस की जा रही है, वो और स्ट्रेंथन होगी। हम लोग उसको और एम्पावर फील करेंगे, है ना, ये चीज है। तो जितना भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, जो भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं प्रोविजन दे रखे हैं कि हाँ एक लिमिट होगी ना, एक लिमिट ये भी तो होगी ना कि तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट कितनी दखल अंदाजी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट में। तो दखल अंदाजी करने के बाद भी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे तुम्हारा एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ फेडरलिज्म रख के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये चीज है। ठीक है। और फिर जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो जो अगला चैप्टर होगा उसमें फिर हम लोग क्या कहते हैं मतलब लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इस तरीके के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा एक था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हमें इसके बारे में पढ़ना है। चलो अगली लाइन पढ़ो। toward the end of the chapter we turn to the local government, a new and third phase टायर of ऑफ India गवर्नमेंट, politics. टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोल देते हैं इसको, ठीक है। देखो लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत, क्या बोलोगे?
म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। पंचायत। पंचायत, ठीक है। जैसे तुम्हारी सबसे पहली गवर्नमेंट कौन सी आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर तुम्हारी आती है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर जो तुम्हारी तीसरी गवर्नमेंट आती है उसको बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट, जो कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है। और उस लोकल गवर्नमेंट का नाम क्या है? म्युनिसिपैलिटी और वो पंचायत। पंचायत, है ना। तो तीन टायर बोला जाता है, टीयर बोला जाता है। पहले टीयर में तुम्हारी सेंट्रल, दूसरे टीयर में तुम्हारी स्टेट, और तीसरी उसमें लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो आज चलो, हाँ जी। आज फेडरलिज्म की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारे तुम्हारे लिए तुम्हारा क्या हो सकता है फेडरलिज्म। अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमको थोड़ा और आसान हो जाएगा, है ना। ये चीजें हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोग बेल्जियम और तुम्हारी श्रीलंका से भी लेने की कोशिश करेंगे इसमें। चलो पढ़ो। Let us get back to the कॉन्ट्रास्ट। contrast between Belgium and Sri Lanka that we say in the last chapter. कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, बताओ। भैया पीछे पीछे चलते दूसरे चैप्टर में। ठीक है, नहीं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि यार बेल्जियम और श्रीलंका में एक्चुअली में हमने पिछले लास्ट चैप्टर में क्या क्या अलग चीज देखी थी, है ना। उसी के सेंस में हम तुमको फेडरलिज्म के बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा तुम मुझे बताओ, फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल किस में देखने को मिला था? हमें श्रीलंका में देखने को मिला था या बेल्जियम में देखने को मिला था? बेल्जियम में। बेल्जियम में ना। क्यों? क्योंकि वहां कोई लड़ाई दंगा नहीं होता, कुछ नहीं होता, है ना। वलोनिया में रहने वाले जितने भी तुम्हारे फ्रेंच थे, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, डच स्पीकिंग वालों को जगह दी। जो डच स्पीकिंग वाले लोग थे उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, फ्रेंच वालों की इज्जत की, है ना। जर्मन को उनकी हिस्सेदारी थी। तो ये था तुम्हारा भाईचारा ना, कि मतलब सबको हिस्सेदारी देना, सारी वो चीजें करना। लेकिन मुझे बताओ, क्या श्रीलंका में ये चीज हुआ था? श्रीलंकन तमिल के साथ, या फिर तुम्हारे मतलब इंडियन तमिल के साथ? नहीं। हम्म। वहां डोमिनेट में कौन थे? नहीं वो नाम क्या था? वह वो सिनालास। हाँ, सिनालास। सिन्हालास थे ना। तो सिन्हालास ने नहीं दिया था, वहां कोई भाईचारा नहीं देखने को मिला। तो जिसकी वजह से बहुत दुर्गति हो गई थी। तो यही फेडरलिज्म एक हमने जो पीछे चैप्टर में पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड है। तो लेकिन और चलो देखते हैं कि और क्या क्या चीजें लिख रखी है तुम्हें एनसीईआरटी में, है ना। चलो पढ़ो इसको। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give this power to the regional government. समझ में आ गया तुमको? क्या समझ में आया था वहां? कि जो भी तुम्हारी बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, जो ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट बननी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा तुम्हारे फ्रेंच बोलते थे, और तुम्हारे ओवरऑल उसमें डच बोलते थे। लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा बेल्जियम की जो कैपिटल ब्रुसेल थी, ब्रुसेल में जो तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट बननी थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम सेंट्रल में पावर को कम रखेंगे, रादर देन रीजन में ज्यादा रखेंगे। मतलब उनके जो तुम्हारे 10 स्टेट थे, अगर तुम्हें याद हो, बलोनिया रीजन में और सारे मिलाकर रीजन में, तो तुम्हारे टोटल उनके 10 स्टेट थे। और सेंट्रल से ज्यादा उन्होंने पावर दे रखी थी तुम्हारे रीजनल गवर्नमेंट को, मतलब उनके स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी थी। क्यों दे रखी थी? कि ताकि जो तुम्हारे जहाँ फ्रेंच है कम, वहां तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे डच वाले अच्छे से व्यवहार कर सके, और जहां तुम्हारे डच कम है वहां तुम्हारे फ्रेंच वाले अच्छे से व्यवहार कर सके, है ना। तो ये हमको देखने को मिला था। जो भी तुम्हारी रीजनल तुम्हारी वहां की गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी, है ना, वो आज भी मतलब क्या कहते हैं एग्जिस्ट करती है वो, है ना। ये सारी चीजें हो गई। उनके रोल और पावर जो थे वो समहाउ सिमिलर थे। ये चीजें हो रखी थी। हाँ, तो आओ चलो थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में और आगे। देखो, रीजनल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से। इस चीज को जान लेना। ठीक है, पढ़ो इसको। Regional government exists in Belgium इवन even अर्लियर। earlier. इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारी बेल्जियम एक तरीके से नहीं बना था, तब भी वहां मतलब क्या कहते हैं, एक रीजनल गवर्नमेंट हुआ करती थी, है ना। ये सारी चीजें वहां हुआ करती थी। पढ़ो। They had their rule and power, but all this power were given to this government and could be
withdrawn by the central government. अब समझ रहे हो कि जो भी तुम्हारे वहां के जो स्टेट की जो भी पावर थी, जो भी उनके रूल्स थे, है ना, वो सारे किसको दे रखा था उन्होंने? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा था। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे वो पावर को छीन सकती थी। क्या कर सकती थी? छीन सकती थी। लेकिन यही चीज तुम्हारे 1993 में तुम्हारा चेंज हो गया, है ना। जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, जो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे रखी थी, वो एकदम से चेंज हो गई, है ना। क्या हुआ फिर कि जो भी तुम्हारी रीजनल गवर्नमेंट है, अब वो डिपेंडेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो पावर देंगी नहीं देंगी। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? स्टेट के पास हो गई कि फिर तुम्हारे सेंट्रल के पास हो गई? मुझे बताओ। सेंट्रल के पास। सेंट्रल। ये मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, देखो। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे स्टेट जब मिलते हैं, तब जाके तुम्हारी दिल्ली की सरकार में तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, बैठती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा तुम्हारा जो भी तुम्हारे लॉज रेगुलेशन है, जो भी तुम्हारे कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीजें आती हैं, वो सारे तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट मानती है। लेकिन अगर मान लो कि कल को ये हो जाए कि सारे स्टेट बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता, सारे अपने अपने स्टेट होते, रीजनल पावर को ज्यादा ताकत दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कम दी जाएगी। तो फिर मुझे बताओ, क्या उत्तर प्रदेश तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा बात मानेगा? नहीं। नहीं मानेगा ना। तो ठीक वैसे यहाँ भी हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था कि तुम्हारा 1993 में जो रीजनल गवर्नमेंट थी, जो उनके स्टेट गवर्नमेंट में जो रीजनल गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपनी जो पावर थी फिर वो तुम्हारी क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को देने से मना कर दिया था एक तरीके से। फिर वो डिपेंडेंट नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट में कि अगर वो बोलेंगे कि चलो ठीक है, चौथे नंबर वाले तुम स्टेट, तुम मेरी बात मानोगे, तुम ऐसा करोगे, पांचवें नंबर वाले स्टेट तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, है ना। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि राजस्थान तुम ऐसा करोगे, उत्तर प्रदेश तुम ऐसा करोगे, वैसा करोगे। लेकिन जब समय चेंज हुआ तब क्या बोला गया कि राजस्थान को कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली की बैठी सरकार क्या बोलेगी। ठीक वैसे जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ब्रुसेल्स वगैरह में जो तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी थी वहां, उनको कोई भी एक तरीके से बड़ा अधिकार नहीं था कि वहां की रीजनल गवर्नमेंट को बोले कि तुम ये करो, तुम वो करो, है ना। एक चेंज ऑफ शिफ्ट हमको देखने को मिला था। इसको पढ़ो। The change that took place in 1993 was that the regional government were this constitutional power that we no longer depend on the central भी government. नहीं है, वर है। इसको क्या पढ़ते हैं? वर पढ़ते हैं, है ना। तो यही बोल रहा है कि 1993 में जो रीजनल गवर्नमेंट थी, उसकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, वो अब तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थी। जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा था कि रीजनल गवर्नमेंट ये चीजें कर सकती थी, तो वो फिर कर सकती थी। उसके लिए उनको किसी भी हाल में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी हिदायत लेने की या फिर मान लो कि कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी, है ना। ये चीज था। तो अच्छा मुझे बताओ, जब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, है ना, तुम्हारा क्या कहते हैं महाराष्ट्र, है ना, तुम्हारा तेलंगाना, तुम्हारा आंध्र प्रदेश, तुम्हारा ये उड़ीसा, तुम्हारा वेस्ट बंगाल, है ना, तुम्हारा ये गोवा, तुम्हारा क्या कहते हैं ये तुम्हारा कर्नाटक, जब ये एक साथ आते हैं, तब हम लोग ज्यादा इसको यूनिटी बोल सकते हैं, या फिर जब ये अलग अलग रहेंगे तब तुम्हारा यूनिटी बोलेंगे? जब साथ में रहेंगे भैया। जब साथ में रहेंगे ना। तो पहले तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बेल्जियम साथ में था, क्योंकि तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा था। लेकिन 1993 के बाद वो वहां से चला गया, हट गया, उसने बोले कि नहीं अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो चलेंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, लेकिन हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो मुझे बताओ, वो यूनिटरी जो है उनका फीचर है कि मतलब वो यूनिटरी फीचर है, जो एक साथ रहने वाला जो फीचर था, वो उनका शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। हो जाएगा ना। और चेंज होने के बाद फिर वो कहाँ चले गए? वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चले गए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि चलो ठीक है, तुम थोड़ा संभालो, तुम थोड़ा हम संभाले, हम थोड़ा संभाले, और एक गवर्नमेंट बनाते हैं जो हम सबकी गवर्नमेंट होगी। तो उसी को हमने बोल दिया था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी हम इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैंने गलत बताया हो, है ना। तो देखो ये जो तुम्हारा बेल्जियम है, फिर ये क्या हुआ है, जो यूनिटरी इसका फीचर था। यूनिटरी फीचर मतलब समझते हो ना, कि मतलब जो एक साथ मतलब पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा था, अब वो सेंट्रल अंडर के गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है, रादर देन वो क्या हो रहा है कि वो स्टेट आपस में काम कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, हमारा जो भारत है, वो हमारा भारत दिल्ली से काम नहीं करता, हमारे स्टेट जब एक साथ काम करते हैं तब दिल्ली की सरकार काम करती है। इस चीज को याद रख लेना। लेकिन अगर मान लो कि दिल्ली की सरकार एक ऐसी ही बन जाए कि जो तुम्हारे स्टेट को ही कंट्रोल करने लगे, तो फिर वो हो जाता है यूनिटरी फीचर। मतलब
तुम्हारे यहाँ चाहे जो सरकार बने, उत्तर प्रदेश में बने, चाहे एमपी में बने, चाहे महाराष्ट्र में बने, चाहे यहाँ बीजेपी के लाखों बन जाए, यहाँ तुम्हारे मध्य प्रदेश में चाहे जितने बन जाए, लेकिन अगर मान लो कि ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो फिर चाहे तुम्हें जितनी सीटें आ रही जो जैसे आ रही उनको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको एक तरीके से यूनिटरी फीचर बोल देते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने बंदों को चुन रही है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो सेंट्रल में गवर्नमेंट में बन रही है वो है तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हम सब अपने अपने लोगों को चुनकर आपके पास भेज रहे एक तरीके से, है ना? तो ये चीज हो जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो बेल्जियम था, है ना, बेल्जियम जो था, तो तुम्हारा क्या था, पहले यूनिटरी फीचर था तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे चलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट पे सरकार चाहे जिसकी हो, है ना, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या की वो जो उनको पावर थी पूरी ही सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब वो स्टेट में डिवाइड कर दी गई। तो जब स्टेट में डिवाइड कर दी गई तो फिर क्या हुआ, फिर स्टेट वालों ने क्या बोला कि थोड़े हम अपने मेंबर दे रहे, थोड़े अपने वो मेंबर दे रहे, थोड़े अपने मेंबर दे रहे। तो फिर ये सारे मेंबर मिलकर ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो उसमें किसी की मनमानी नहीं चल पाएगी। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग बोल देते हैं फेडरल फॉर्म। लेकिन हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो चलो हमने उसके बारे में तो पढ़ लिया, तुम्हारा क्या कहते हैं ये बेल्जियम के बारे में, और श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका कंटिन्यू टू बी फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस a unitary system where the national government has all the power, है ना? तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। इसका मतलब ये है कि देखो, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो बेल्जियम है, बेल्जियम यूनिटरी उसमें मतलब शिफ्ट हो गया, मतलब यूनिटरी से तुम्हारा फेडरल फॉर्म में शिफ्ट हो गया, कि मतलब हर एक स्टेट को अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी पावर दे दी गई। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यूनिटरी सिस्टम था वही इनिशिएट रहा। मतलब कि जो भी नेशनल पावर रहेगी वो उसके पास ही सारी पावर रहेंगी। और नेशनल पावर में सबसे ज्यादा लोग जो थे वो कौन से थे, तुम्हारे सिन्हाला थे, है ना? और तमिल लीडर बेचारे चाहते थे कि उनको एक नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है उसको फ्री कर दिया जाए। हम मतलब क्या कहते हैं श्रीलंका के अंदर ही काम करेंगे, लेकिन हमको फ्री कर दिया जाए और हमको अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल गवर्नमेंट में मतलब एक हिस्सेदारी दी जाए, तो जिससे भाईचारा मेंटेन है। लेकिन श्रीलंका वालों ने ये सारी चीजें नहीं माना, है ना? तो आओ फेडरलिज्म के बारे में और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो पढ़ो बेटा इसको। Federalism in system is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of ठीक the है, country. समझ में आ गया ना? फेडरलिज्म क्या है, एक तरीके की ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो डिवाइड की जा रही है वो सेंट्रल अथॉरिटी को कुछ दी जा रही है, और कुछ तुम्हारे जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है जिनसे तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं पूरा देश बन रहा है उनको दी जा रही है। मतलब जैसे तुम्हारे कुछ पावर दी जाएगी सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी, और कुछ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनसिपालिटीज और पंचायत को दी जाएगी। तो अब जैसे मान लो कि अगर कोई पावर है ना, कोई एक्सक्लूसिवली पावर है कि वो केवल पंचायत को ही दी गई है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, तो फिर जो तुम्हारा जैसे मान लो कि मैंने कोई बोला कि कोई एक्सक्लूसिवली पावर है जो मतलब क्या कहते हैं केवल और केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, तो फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी है। अगर जैसे मान लो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई पावर दी गई है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई दखल अंदाजी नहीं की गई है। तो ये जो पावर है ना, ये पावर तीन फॉर्म में बेसिकली डिवाइड किया गया है। जब तुम क्लास 11th में आओगे तब मैं तुमको बताऊंगा कि तीन तरीके की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, और एक होती है तुम्हारी स्टेट लिस्ट, और एक होती है तुम्हारी कॉन्करेंट लिस्ट। क्या होती है कॉन्करेंट लिस्ट? ये जो मैं लिस्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब होता है लॉ। मतलब ये है कि कुछ लॉ, या फिर मैं लॉ लिख देता हूँ, ठीक है, यूनियन लॉ, स्टेट लॉ, कॉन्करेंट लॉ। मतलब कि कुछ लॉ तुम्हारे केवल यूनियन वाले ही ला सकते हैं, मतलब तुम्हारे सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही ला सकते हैं। फिर कुछ लॉ हैं जो तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट वाले ही ला सकते हैं। और कॉन्करेंट का मतलब होता है कि कुछ लॉ ऐसे हैं जो तुम्हारे स्टेट और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे दोनों मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ सकते हैं। तो मुझे बताओ इस लिस्ट के हिसाब से पावर डिवाइड कर दी गई कि नहीं कर दी गई, मुझे बताओ। हाँ भैया, कर दी कर गई। देंगे ना? और ये जो पावर डिवाइड है और ये जो लिस्ट के बारे में जो लिखा है
वो हमारे संविधान में शेड्यूल 7 में लिखा है। शेड्यूल 7 में लिख रखा है, तो इन सब के बारे में तुमको क्लास 11 12th में मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो पढ़ो। Usually a fed- फेडरेशन। federation has two levels of government: मुझे बताओ फेडरेशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है? central government और state government स्टेट बोलो। गवर्नमेंट, वेरी गुड, है ना? तो अब देखो, तुम्हें भी मालूम है कि पंचायत और तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटीज भी होती है, लेकिन ज्यादातर क्या होती है, दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक स्टेट होती है और एक तुम्हारी सेंट्रल होती है। तो इसी वजह से यहाँ यूजुअली लिख रखा है कि फेडरेशन में ज्यादातर दो गवर्नमेंट होती है, और एक तुम्हारी, जो तुमने अभी आंसर बता दिया। तो चलो आगे पढ़ते हैं, तुम्हारे बारे में देखना, जो तुमने बोला वही आंसर होगा, थोड़ा बहुत। One is the government of the intergovernment that is हाँ, इंटर usually गवर्नमेंट, पढ़ दोबारा पढ़ फिर पूरा। वन entire इज द। हाँ। entire country हाँ। that is usually responsible for a few chapters of common चैप्टर national लेगा गधे, चैप्टर लेगा ये। subject अरे भैया नहीं लिया ना subject हाँ। of common national interest. इंटरेस्ट, तो अब मुझे बता, इस तरीके की गवर्नमेंट को क्या बोलेगा तू? स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा या फिर तुम क्या कहते हैं कि तुम नेशनल गवर्नमेंट बोलोगे, या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भैया बोलोगे? इस स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते फिर से एक बार इसको, टेक्स्ट को पढ़ो और सोच के मुझे बताओ कि इस तरीके की गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, कि जहाँ तुम्हारी जो पावर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो एक तुम्हारे पूरे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। ना? देखो ऑब्वियस ही बात है ना, जैसे मान लो कि हो सकता है कि जो तुम्हारा महाराष्ट्र हो, केरला हो, ये सब हो, ये अपने अलग ही धुन में हो, है ना? ये बोल रहा है कि भाई नहीं, हमको अपने उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं, हमको राजस्थान से मतलब नहीं है, हमको तो हमारे जो मराठी भाषा बोलेंगे हम केवल उनको इज्जत देते हैं, ये सब देते हैं। ठीक वैसे अगर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश वाले बोलने लगे कि नहीं, हम केवल उन्हीं की इज्जत देंगे जो तुम्हारे मतलब तेलुगु बोलेगा, असमीज अपना बोल दे कि नहीं, हमारे यहाँ जो बोडो बोलेगा केवल वही बोलेगा आंसर, है ना? ये तुम्हारे हो गए हरियाणवी अपना अलग बोलने लगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी नेशनल यूनिटी भंग हो जाएगी ना, कि मतलब आपस में ही दंगे फसाद ये सारी चीजें होने लगेंगी। लेकिन अगर मान लो कि कुछ गवर्नमेंट में जो हमने भेजा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अपने लोग भेजे हमने, वो चुन चुन के भेजे, और वो जो चुन चुन कर आ रहे हैं, उनको इस दिमाग को मालूम है कि हमारा जो प्यारा सा जो भारत है, वो सारे स्टेट से मिलकर बना है। तो तुम्हारे जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें कि जो हमारे भारत को जोड़ के रख सकती है, तो वो जो भारत को जोड़ के रख सकती है, उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जो भी हमारे इस लिस्ट में दे रखा है, शेड्यूल 7 की लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, तो वो उस चीज से बनाते हैं, समझ में आ गया? उस चीज पे बनाते हैं। और ये जो ऐसे लॉ जो तुम्हारे नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं, जो तुम्हारे भारत को एक करने की कोशिश करते हैं, हम उनको बोलते हैं, इस तरीके की जो लॉ लेकर आ सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको क्या बोल देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। आ गया आ गया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, अगला लाइन पढ़ो। The oth- the others अदर। are government at the level of province or state that look after much of the day-to-day administration of their state. एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट, तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखो, जो तुम्हारा नेशनल लॉ से रिलेटेड है, जैसे मान लो कि कोई पाकिस्तान अटैक न कर पाए, है ना? श्रीलंका अटैक न कर पाए, म्यांमार अटैक न कर पाए, है ना? ये सारी चीजें, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी मुद्दे हों, तो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल लेगा। लेकिन जैसे मान लो कि जो मान लो कि अगर कोई जैसे मान लो कि कोई कोई संगठन है जो किसी समाज को बर्बाद कर रहा है, या फिर कोई मतलब पीड़ा है, जो मतलब लोग जातिवाद कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, कि गरीबों को पैसा जाना चाहिए सही से, ये सारी चीजें जाना चाहिए, तो ये उतना ही मतलब क्या कहते हैं, ये नो डाउट ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये भारत को तोड़ मरोड़ नहीं देगा, अगर ऐसे कुछ दिन चलेगा नहीं तो। लेकिन फिर भी जो भी तुम्हारे डे टू डे बिजनेस होते हैं, डे टू डे बिजनेस का मतलब कि जो दिन भर के जो काम होते हैं, हाँ, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जिससे हमारा देश चलता रहता है एक तरीके से, तो वो तुम्हारे स्टेट संभालती है। क्या संभालती है? स्टेट। कि कुछ जो काम है जो तुम्हारे मतलब अब जैसे मान लो कि तुम्हारे मध्य प्रदेश में तुम्हारे अलग भाषा बोली जाती है, क्योंकि वहां तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, अलग लोग रह रहे हैं। तो हाँ, नो डाउट, लड़ाई ना हो, यूनिटी मेंटेन रहे, तो उसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन जो तुम्हारे मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो वहां के लोग अपने आप को अच्छा फील कर पाए,
तो उस चीज को भी लेकर मतलब ऐसी चीजें किया जाता है कि हाँ थोड़ी सी चीजें मेंटेन रहे है ना। तो कुछ पावर तुम्हारे स्टेट को दी जाएंगी, कुछ पावर तुम्हारे सेंट्रल को दी जाएंगी। तो जो पावर अगर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट को लेकर बात किया कर रही है ना, पूरे भारत को लेकर बात करी, तो वो पावर तुम्हारे पास किसके पास होगी, उससे रिलेटेड लॉ लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निकालनी होगी। लेकिन जो बाकी अदर पावर्स होती हैं तो वो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट लेकर आती है, और स्टेट को ही प्रोविंस भी बोल देते हैं। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना। तो चलो पढ़ो, इसके बाद पढ़ो। बोथ दिस लेवल ऑफ पावर। Both this level of governments enjoy their power independent of the other. इसका मीनिंग क्या हो? भैया दोनों लेवल है वो अपने अपने पावर अच्छे से एंजॉय कर रहा है। हाँ ना, ये सारी चीजें। अभी देखो ये तुम्हारा क्या है, ये वर्ल्ड का मैप है। और इस वर्ल्ड के मैप में तुमको मतलब क्या कहते हैं फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम दिख रखा है, कि मतलब कि जो तुम्हारा जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाएगी। नेशनल इंटरेस्ट की मतलब कि जहाँ मतलब क्या कहते हैं देश सर्वप्रथम है, स्टेट बाद में है, स्टेट से मिलकर देश बना है ना। तो ये इस तरीके की गवर्नमेंट वहां चलती है। तो तुम ध्यान से देखो इसको, तुम समझ पाओगे। हाँ ये देखो, देख रहा है, ब्राजील हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, मैक्सिको हो गया, वहाँ इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या है, स्टेट है। जैसे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं स्टेट वहां भी है। तुम्हारे पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान, सिंध, कराची है ना, ये सारे वहां भी स्टेट है। ठीक वैसे इंडिया में भी स्टेट है। तो लेकिन जो तुम्हारी वहाँ की जो सरकार चलती है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद से चलती है, जो पाकिस्तान को पूरा संभालती है। ठीक वैसे जो तुम्हारी इंडिया की जो सरकार है, जो इंडिया की सरकार है, वो तुम्हारे दिल्ली में बैठ के चलाती है, वो इंडिया को संभालती है। लेकिन इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट भी हैं, तो स्टेट की सरकार अलग अलग जगह से संभालती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश को जो संभालती है, उसकी बैठक तुम्हारे लखनऊ में होती है ना। ये चीज हो गया। अभी लखनऊ के तुम विधानसभा विधान परिषद में गए हो? नहीं भैया। कभी देखा है ऐसे नॉर्मल? देखा तो है फोन। मतलब क्या कहते हैं रोड में जाते हुए, करे हाँ बाप रे हाँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग कौन सी है ना। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ मतलब क्या कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है, फेडरल सिस्टम। तो ये रहा तुम्हारा बेल्जियम। ये क्या रहा, ये तुम्हारा बेल्जियम, अगर तुम ध्यान से देखोगे, दिख रहा है ना ये हाँ। बेल्जियम। ये हम्म, बेल्जियम है। अब मुझे बताओ क्या श्रीलंका में ये फेडरल सिस्टम चल रहा है? श्रीलंका में नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, नहीं दिख रहा। चाइना में दिख रहा है? ना चाइना में भी नहीं। चाइना में भी नहीं दिख रहा है ना। ये सारी चीजें हो गई, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे। चिली हो गया, इसको चाय चिली चाइल बोल देते हैं काफी लोग, ठीक है, चाइल हो गया है ना, पेरू हो गया है ना, ये सारे देखो यहाँ भी नहीं चल रही है। साउथ अफ्रीका में ज्यादा एरिया में नहीं चल रही है। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो मिडिल ईस्ट है, जहाँ तुम्हारा मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, वहां भी नहीं चल रही। मुझे बताओ चाइना में चल रही है? नहीं। हाँ चाइना में भी नहीं चल रही है ना। ये सारी चीजें हो गई। तो काफी कंट्रीज में नहीं चल रही है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज में तुम्हारा फेडरल सिस्टम चल रहा है। समझ में आ गया? तो आओ चलो एक काम करते हैं। मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट को सेपरेटली मतलब डिवाइड करने से पहले पहले और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। नहीं तो फिर उसके बाद जो तुम जैसा बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। आगे पढ़ो। In this sense, federalism are कॉन्ट्रास्टेड constructed with यूनिटरी unitary गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है government. कि मतलब जो फेडरेशन है वो यूनिटरी गवर्नमेंट के जस्ट अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है ना। फेडरेशन Opposite. में क्या है कि सारे स्टेट मिलकर जो पावर है वो तुम्हारे मतलब एक गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। और उसमें सारे स्टेट का मतलब सौभाग्य होता है ना, ये चीज होता है। लेकिन जो तुम्हारी यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि मतलब एक ही पावर सबके पास चली गई, और फिर वो डिसाइड कर रहा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी। तो मुझे बताओ फेडरेशन तुम्हारे हिसाब से ज्यादा अच्छा है या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट अच्छी है? भैया फेडरलिज्म। फेडरेशन ना कौन सी अच्छी है? फेडरेशन अच्छी है ना।
तो इसी वजह से बोलते हैं कि जो फेडरेशन है वो तुम्हारे यूनिटरी गवर्नमेंट के जस्ट अपोजिट है। कॉन्ट्रास्ट को क्या बोला जाता है? अपोजिट बोला जाता है। ठीक है, पढ़ो, आगे पढ़ो। Under the unitary system, either ठीक है, पढ़ो। अंडर द uh, यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government, or the sub-units are सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल। subordinated to the central government. समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है? कि जो आपकी यूनिटरी सिस्टम होता है, मतलब जिसमें केवल एक सरकार होती है, तो उसमें हो सकता है कि पूरे देश को केवल एक ही सरकार चला रही हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, एक तरीके से। लेकिन हो सकता हो कि जो तुम्हारी यूनिटरी सिस्टम हो, उसकी एक सब यूनिट भी डिवाइड हो रखी हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी काफी काफी छोटी छोटी यूनिट डिवाइड हो रखी है, और उसकी सहायता से ही मतलब क्या कहते हैं कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही हो। तो यूनिटरी गवर्नमेंट ये होता है। लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट में जो तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सरकार तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चला सकती है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में जो तुम्हारी सरकार, जो केंद्र की सरकार है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कुछ अपनी यूनिट को डिवाइड करके वो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट को भी चला लेती है। लेकिन ये सिस्टम तुम्हारा फेडरल सिस्टम में नहीं होता। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल की सरकार अलग होगी और स्टेट की सरकार अलग होगी। सबके पास अपने अलग अलग पावर होंगे, अपने अपने अलग अलग वो चीज होंगी। पढ़ो उसके बाद अगला। The central government can pass on orders to the provisions to the local government. प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या है? प्रोविंशियल मतलब स्टेट ही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि अगर यूनिटरी सिस्टम चल रहा है, तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो भी तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पावर होगी, जो भी वो चीज होगी, वो बड़े आसानी से तुम्हारे स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पे धौंस दिखा के उसको मनवा सकती है। क्या कर सकती है? मनवा सकती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं। फेडरल सिस्टम में जो पावर के स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और जो पावर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला दखल देगा तुम्हारा स्टेट वाले को, और ना तो तुम्हारा स्टेट वाला देगा सेंटर वाले को। आगे पढ़ो बेटा। State government has हाँ, ऊपर power ऊपर of its, बट इन स्टेट वही। but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. क्या मतलब है वो इसका? इसका इस फेडरल में होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट को हाँ, डू ये टू हो गया। ठीक समथिंग। है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होती है, और वो आंसरेबल भी नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट पे, है ना। जो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास खुद की गवर्नमेंट होती है, वो अपने अपनी सरकार खुद चला सकती है। जो सरकार जो जो पावर तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, उस पर वो दखल अंदाजी नहीं करेगी। ठीक वैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, उस पर वो दखल अंदाजी नहीं करेगी। हाँ, तो वो अगर जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जैसे मान लो कि कुछ कहता है कि ये तुम्हारे यहाँ वो लॉ चल रहा, तो तुम उसको क्यों नहीं मान रहे हो, है ना। वो सारी चीजें तुमने उसको बनाया था, क्यों नहीं मान रहे हो? तो वो चीज उसको आंसर करने के आंसरेबल नहीं है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो वो उस चीज को आंसर करेगी, और वो नहीं चाहेगी तो उस चीज को आंसर नहीं करेगी, है ना। ये चीज है, उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है। वो सीधा बोलेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये तुम्हारा काम नहीं है ना, ये मेरा काम है, तो मैं उसको देख लूंगा, है ना। माइंड योर ओन बिजनेस, वो कुछ इस तरीके से बोलेगी। समझ में आ गया ना? तो ये चीज है। अब अगर ना, अब आगे बढ़ो। State government has power of its own for which it is not answerable to the central पीपल, है ना। government. तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है, ये आपस में सेपरेट हो रखी है, और ये एक दूसरे के लिए कोई भी आंसरेबल नहीं है। ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट लांछन उठाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट लांछन उठाएगा स्टेट गवर्नमेंट पे, है ना। ये जो आंसरेबल है, मतलब ये जो जिसको आंसर करेंगे, वो आंसर करेंगे तुम्हारे पीपल्स को करेंगे, है ना। जो यहाँ के लोग हैं, उनको बताएंगे कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो मैं तुमको बताता हूँ, इंडिया में जो चुनाव हो रहे हैं, अगर मैं चुनाव की बात करता हूँ तुमको, ठीक है। तो जो तुम्हारे इंडिया में चुनाव हो रहे हैं, हम लोग ज्यादातर दो लोग को चुनने की कोशिश करते हैं। एक तुम्हारे स्टेट में लोग एक स्टेट की सरकार को लोग को चुनने की कोशिश करते हैं, और एक को हम लोग चुनने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे मेन सरकार है। देखो हम लोग दो सरकार बनाते हैं। कौन सी दो सरकार बनाते हैं? एक स्टेट की बनाते हैं, और एक किसकी बनाते हैं? इंडिया की बनाते हैं। किसकी बनाते हैं? एक स्टेट की बनाते हैं और एक इंडिया की बनाते हैं। अच्छा हम बताओ,
हम किस स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग कहाँ की सरकार बनाते हैं? एक कहाँ की बनाते हैं? उत्तर प्रदेश की बनाते हैं, और एक कहाँ की बनाते हैं? इंडिया की बनाते सेंट्रल हैं ना। गवर्नमेंट पूरी इंडिया इंडिया की के। बनाते हैं। तो मुझे बताओ, तो क्या हम पूरी पूरी इंडिया की बना देते हैं सरकार? क्या उसमें राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं होता? होता है भैया वो। क्या मध्य प्रदेश का इंडिया कोई का हिस्सा नहीं होता? होता है भैया सबका। होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये हम जब सारे हम जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट मिलकर इंडिया की सरकार बना रहे हैं ना। सारे स्टेट मिलकर बना रहे हैं ना। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ। है ना, आ गया। और जो स्टेट की सरकार बन रही है वो हमारे उसी लोग के लिए बना रहे हैं। क्या राजस्थान वाला उत्तर प्रदेश की सरकार बना सकता है? नहीं नहीं। नहीं बना सकता। क्या तुम्हारा उत्तर प्रदेश वाला राजस्थान की सरकार बना सकता है? नहीं। नहीं बना सकता। तो अब जैसे मान लो कि जो तुम्हारी सरकारें चल रही हैं, जो तुम्हारे लॉ आ रहे हैं, या तुम्हारे जो बिल आ रहे हैं, वो तुम्हारे उन पर डिस्कशन होता है, बातें होता है। कि अगर मान लो कि हम पूरे भारत को लेकर एक लॉ लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं? पूरे भारत को लेकर लॉ लेकर आ रहे हैं कि पूरे भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, एटॉमिक एनर्जी कैसा होना चाहिए, डिफेंस में पैसा कितना खर्च होना चाहिए। तो अगर हम उस चीज से लॉ लेकर आ रहे हैं, तो वो जो लॉ है तुम्हारा लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए, है ना। तो ये जब राज्यसभा और बाद में प्रेसिडेंट से साइन होना चाहिए, तो वहां जो लोग बैठे हैं हम लोग उनको बोलते हैं एमपी। एमपी मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो तुम्हारा हर एक स्टेट से चुनकर आता है। कहीं उसकी नंबर संख्या ज्यादा होती है, कहीं नंबर कम होती है। जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश टोटल 80 लोग को भेज सकता है 550 लोगों में से। कितने में से? 550 लोगों में से जो तुम्हारे राज्यसभा में है। तो 550 लोगों में से वो 80 लोग को भेज सकता है। राजस्थान तुम्हारे मान लो कि 75 लोग को भेज सकता है। गुजरात मान लो कि 28 लोग को भेज सकता है। तो जब ये इस तरीके के सारे स्टेट मिल जाते हैं तब जाके तुम्हारे 550 मेंबर हो जाते हैं। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ? आ गया भैया। आ गया ना। तो ऊपर बैठा कौन है? तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब 550 मेंबर आ गए जहाँ तुम्हारे सारे स्टेट गवर्नमेंट है ना। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई एक एक गवर्नमेंट का ज्यादा फेवर होने लगे, जैसे मान लो कि जो सरकार में जो तुम्हारे 80 लोग हैं, 80 लोग दबदबा बनाने लगे कि नहीं यार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पावर आ रही है सबसे ज्यादा पावर मतलब क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के फेवर में ही कर दो, है ना। कि उत्तर प्रदेश के फेवर में ही कर दो कि नहीं यार, फैक्ट्री लगाओ तो उत्तर प्रदेश में लगा दो, ये सारी चीज लगाओ तो उत्तर प्रदेश में लगा दो। तो मुझे बताओ, क्या गुजरात इस चीज का फेवर करेगा? नहीं नहीं करेगा। क्या राजस्थान करेगा इस चीज का? नहीं। नहीं। नहीं करेगा। तो फिर इससे क्या चीजें होंगी, है ना। ये चीजें जो क्रॉस चेक बैलेंस होता रहेगा कि जो तुम्हारी पूरे भारत को सरकार चला रही है, वो जो बेसिकली सरकार चला रही है वो क्या हो रही है कि हमने अपने कुछ स्टेट से कुछ बंदों को चुन के भेजा है, जिनको हम लोग बोलते हैं एमपी बोलते हैं। तो वो एक दूसरे को क्रॉस चेक करेंगे कि कोई भी पावर किसी एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ मुड़ ना जाए। कि ऐसा ना हो कि मतलब मान लो कि अगर जो दिल्ली में तुम्हारे इस समय बीजेपी की सरकार है, तो पूरी की पूरी पावर गुजरात में लगा दे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा गुजराती है तुम्हारा नरेंद्र मोदी, तो सारी गुजरात में ही लगा दे। तो हम क्रॉस चेक करते रहते हैं। तेलंगाना वाले बीच में उंगली करते रहेंगे कि तुम सारी चीजें अगर वहां भेज दोगे तो फिर हमारे पास कौन होगा। तो इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एकदम कायदे में काम करती है ना। ये सारी चीज होगी। ठीक वैसे जो तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके तो उसके लिए हम लोग जिस चीज का चुनाव करते हैं उसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधायक भी बोल देते। क्या बोल देते उसको? विधायक, विधायक। है ना। तो जो विधायक होते हैं, जब सारे विधायक एक साथ मिलते हैं, तो जब एक साथ मिलते हैं तो जब उसकी गवर्नमेंट बनती है वो तुम्हारी एक स्टेट गवर्नमेंट बनती है। और वो पूरा पूरा केवल एक स्टेट चलाती है। उसका कोई भी हक नहीं होता कि वो तुम्हारे उत्तर प्रदेश की सरकार के जो विधायक है वो तुम्हारे मध्य प्रदेश सरकार की मतलब क्या कहते हैं उसमें मतलब कुछ बोले या फिर वो करे। लेकिन अगर मान लो कि वो तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई एमपी है, तो वो हक है बोलने का, है ना। मध्य प्रदेश के, झारखंड के, रांची के, हर जगह के लोगों को बोलने का हक है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि देखो, कहीं भी एक जगह आप अपनी पावर को मत लगाइए, है ना। हमको अपने पूरे भारत के कल्याण के लिए काम करना है, हमको किसी एक स्टेट के लिए काम नहीं करना। लेकिन जो तुम्हारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेट से नहीं हो।
वो मतलब क्या करती है, वो मतलब ऐसा काम करती है कि मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे स्टेट के लिए लाभदायक हो, ये सारी चीजें हो। अब वो चीजें जो, अब मान लो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई चीज ऐसा लॉ लेकर आती है, अगर वो मान लो कि नेशनल यूनिटी के भंग में, जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, हम अपने मतलब प्रदेश वासियों के लिए क्या कहते हैं, एक ही भाषा बुलवाएंगे, वो है मराठी या फिर वही हिंदी। तो फिर इससे क्या होगी, अनबन होगी। तो इस तरीके के जो बिल होते हैं उनको खारिज कर दिया जाता है ना। तो ये जो तुम कौन से बिल कौन लेकर आ सकता है, कौन लेकर नहीं आ सकता, वो तुम्हारे लिस्ट पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? लिस्ट पे डिपेंड होता है कि कौन सी ताकत किस चीज के पास है। अगर जैसे मान लो कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, अभी देखो, शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 लिस्ट, ठीक है, तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि यूनियन के पास कौन सी पावर है, स्टेट के पास कौन सी पावर है, और तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं, ऐसी कौन सी पावर है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती है। कौन बना सकती है? दोनों ही बना सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे तुमको बताते हैं, ठीक, जैसे ये देखो, अब ये तुम देख रहे हो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब कि लॉ लेकर आ सकती है, इन लॉ को पढ़ो। क्या, मुझे बताओ, पहला पढ़ो। डिफेंस, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कोड्स, फोर्स, रेलवे, हाईवे, हाईवे, कम्युनिकेशन। अच्छा, तुम मुझे कम्युनिकेशन। बताओ, क्या ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारा एक देश बनाने की कोशिश करती कि नहीं करती हैं? देश को सुरक्षित करती करने हैं की सब। कोशिश करती कि नहीं करती, मुझे बताओ। करती करती है ना? करती हैं। तो जो इस तरीके की जो भी लॉ लेकर आ रहा है, वो लॉ लेकर कौन आएगा? कौन आएगा? भैया वो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएगी। लेकिन अगर देखो, मैं जैसे कुछ तुमको और मतलब क्या कहते हैं, कुछ और सब्जेक्ट दिखाता हूँ, और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब जो भी तुम्हारे लॉ लेकर आना है, तो वो ये चीज हो गया, पढ़ो इनको। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड एसेंशियल, सैनिटेशन, हॉस्पिटल सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, एंड ये सब है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल एंड एंड डिस्पेंसरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। तो मुझे बताओ, इस चीज से रिलेटेड लॉ कौन लेकर आ सकता है? वो स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, ये कुछ अदर सब्जेक्ट है जो तुम्हारे स्टेट और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेके आ सकते हैं। अब जैसे इसको पढ़ो, खुद समझ जाओगे ऑटोमेटिक। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, एंड सक्सेशन, सक्सेशन हाउस। है ना? तो ये जितनी भी चीजें, ये सब क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि यार ये मतलब जितने भी लॉ वगैरह हैं, कुछ स्टेट लेकर आएंगे, कुछ तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएंगे, और कुछ तुम्हारे मतलब कौन लेकर आ जाएंगे, तुम्हारे दोनों लेकर आ सकते हैं। तो उसके उसके हिसाब से पावर डिवाइड हो रखी है। तो अगर कोई किसी की पावर के बीच में बोलने की कोशिश करेगा, तो वो फिर उसके लिए ठीक नहीं है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। आ गया भैया। आ गया ना? तो ये देखो, जैसे ये देखो, यूनियन लिस्ट में क्या है, कि यूनियन लिस्ट, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में बता रखा है कि कौन कौन सी ताकतें हैं जो मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चला सकती है। जैसे नेवल से लेकर, आर्म से लेकर, एटॉमिक एनर्जी से लेकर, सीबीआई से लेकर, प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेकर, है ना, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन में कौन जाएगा, वॉर एंड पीस को लेकर, फॉरेन जुडिशरी को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर, एडमिशन को लेकर कि कौन तुम्हारे इंडिया का पार्ट बनेगा, कौन वीजा में अप्लाई करेगा, ये सारी चीजें। या पिलग्रिमेज लेकर, कि जैसे मान लो कि अगर भारत से कोई बाहर कोई स्टेट है, तुम्हारा बाहर मतलब भारत से बाहर कोई अगर कोई पिलग्रिमेज साइड है, तो वहां किसको कैसे क्या भेजना है, रेलवे से रिलेटेड, लाइट हाउस से रिलेटेड, ये सारी चीजों से रिलेटेड, है ना। तो इससे रिलेटेड वो लेकर आएगा। लेकिन अगर जैसे मैं और नीचे कर देता हूँ, ठीक है, नीचे करता हूँ, तो अब जैसे मान लो कि ये हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, है ना। तो ये सब कौन है, पुलिस हो गया, या ऑफिसर्स ऑफ हाई कोर्ट हो गया, प्रिजन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, है ना। अब जैसे है ना, ये चीजें हो गया, बोरियल्स ग्राउंड हो गए, ये सब हो गए जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, ये सब हो गया। तो ये सब तुम्हारे स्टेट लेकर आएगा। लेकिन कुछ ऐसे लॉ होते हैं कि वो तुम्हारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेकर आ सकते हैं। और उस तरीके के हम लोग लॉ, या फिर मतलब क्या कहते हैं, सेट ऑफ लॉज को हम लोग कंकरेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉन्कुरेंट। समझ में आ गया? कॉन्करेंट। क्या बोल देते हैं? कॉन्करेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे कि यार और क्या, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ जान लिया हल्का फुल्का।
लेकिन कल हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे कि मतलब क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं तुम्हारे फेडरलिज्म के। ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? तो अभी क्या करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज फेडरलिज्म? स्पेलिंग गलत हो सकती है। व्हाट इज फेडरलिज्म? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ यूनिटरी गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। एक्सप्लेन विद बेल्जियम एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट। अब मुझे बताओ, इन दो क्वेश्चन में अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो? नहीं भैया। नहीं है? डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे आंसर्स नहीं आते मेरे पास, है ना? बाकी दोनों के आ जाते हैं। क्यों? सही बोला ना? याद से आएंगे भैया, और से आएंगे। हाँ ना, प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक हो जाती है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, आंसर राइटिंग करने को बोला है, मैं होमवर्क नहीं बोलता हूँ। अब मुझे बताओ, इसमें आज कोई भी डाउट किसी टॉपिक में?